की बार। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार के मिशन पर काम शुरू कर दी है। मोदी लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 400 के लक्ष्य पूरा करने के लिए पीएम मोदी की गारंटी का नारा दिया जा रहा है। देश में पीएम मोदी की 150 से ज्यादा रैली और रोड शो का प्लान तैयार किया गया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान खुद पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में होगी। होली के बाद पीएम मोदी का तूफानी प्रचार शुरू होगा। मिशन 400 पूरा करने के लिए पीएम मोदी का दक्षिण के दुर्ग जीतने की भी खास रणनीति बनाई गई है। पीएम मोदी की जनसभा और रोड शो का बड़ा हिस्सा दक्षिणी राज्यों में होगा। दक्षिण के साथ ही पीएम मोदी का फोकस बंगाल और महाराष्ट्र पर भी है। यानी पीएम मोदी 400 से ज्यादा सीट जीतने के लिए खास प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। पूरे देश की एक एक सीट पर बीजेपी की खास रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की नजर उन सीटों पर ज्यादा है जहां पिछली बार उसे मामूली वोट से शिकस्त मिली थी। तो क्या पीएम मोदी का मिशन 400 पार पूरा होगा? सवाल ये भी है कि इस बार पीएम मोदी को 400 पार के सीट क्यों चाहिए? कहीं कुछ नहीं होगा। अब की बार 400 पार। अब की बार। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को समझाते हैं। दरअसल पीएम मोदी की तरफ से एक टारगेट सेट किया गया है 400 पार का। अब देखिए, पीएम मोदी के नाम में 400 सीट की गारंटी की बात कही जा रही है। पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी भारी हैं और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल पर पीएम मोदी भारी नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और स्टालिन पर भी पीएम मोदी भारी हैं। तो ऐसे में आप देखें तो बंगाल में दीदी की नहीं मोदी की चलेगी। महाराष्ट्र में चलेगा क्या मोदी का पावर? क्योंकि पूरा भारत नरेंद्र मोदी का परिवार, ये कैंपेन शुरू किया गया है बीजेपी की तरफ से। नरेंद्र मोदी की नेशनल अप्रूवल रेटिंग की अगर हम बात करें तो 75% रेटिंग मिली है। ऐसे में वो सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो पीएम मोदी को क्यों चाहिए 400 के पार सीट? अब आप ये समझिए, पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस भ्रष्टाचार को खत्म करना इनका मकसद है। भ्रष्टाचार पर वार के लिए उन्हें 400 पार चाहिए। तुष्टीकरण खत्म करने के लिए पीएम मोदी को 400 पार सीट चाहिए। परिवारवाद के खात्मे के लिए पीएम मोदी को 400 पार सीटें चाहिए। संसद में कई कानून लाना चाहते हैं पीएम मोदी, जैसे सीएए और धर्मांतरण को लेकर के भी कानून लाना चाहते हैं। संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और इसके लिए 400 सीट जरूरी है। तो इस बार का ये टारगेट सेट किया गया है। पीएम मोदी का मिशन कैसे पूरा होगा, अब आप ये समझिए। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। 400 पार का नारा से विपक्ष पहले ही चित हो गया है। चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस बनाया गया था नीतीश कुमार, लेकिन अब पीएम मोदी के साथ आ गए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया गया है। मोदी ने उद्धव और पवार की ताकत को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ इंडिया अलायंस से पीडीपी आउट हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जेएसपी के साथ डील फाइनल हो चुकी है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ भी आरपीएन सिंह ने कमल का दामन थाम लिया है। गुजरात में अर्जुन मोडवालिया जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नारन राठवा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं बात अब केरल की यानी दक्षिण की कर लें तो केरल में करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी बीजेपी मेंबर हैं।
पुराने घटक दल भी जो हैं वो बीजेपी के साथ आए हैं। राजभर की पार्टी सुभा सपा भी एनडीए में शामिल हो गई है। बिहार में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो पीएम मोदी ने छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ मिला लिया है। पंजाब में अकाली दल बीजेपी के साथ है। रणनीति पर नरेंद्र मोदी मजबूत नजर आ रहे हैं, यानी कि एक एक करके सभी दलों को साथ लाया गया है, पावर बढ़ता चला जा रहा है। तो इधर पीएम मोदी के 400 सीट के टारगेट पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि इस बार एनडीए की हार तय है, तो बीजेपी और सहयोगी दलों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जीत पक्की है। जनता एक बार फिर पीएम मोदी की गारंटी पर मुहर लगाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये सत्ता का अहंकार है, ये लोकतंत्र है और जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। तो इस बार तो अब बीजेपी के उम्मीदवार बनने से ही लोग भाग रहे हैं। अब की बार एनडीए 400 पार, और ये केवल हवाई बातें नहीं है। एनडीए ने काम किया है, आगे भी काम करेगी। जनता हमारे नियत पे यकीन रखती है, मोदी जी की गारंटी पे यकीन रखती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। मतलब 63% वोट भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ थे। उन 63% को इस बार गोलबंद करने की कोशिश हो रही है इंडिया गठबंधन के द्वारा। अगर इंडिया गठबंधन उन 63% में 50% भी गोलबंद कर ले गया तो 37% से ज्यादा है ना। एनडीए की हार तय है, भाजपा की हार तय है, मोदी जी की विदाई तय है। एक मजबूत सरकार ही मजबूती के साथ विकास कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें मिले। यह 400 सीटें देश के चतुर्दिक विकास के लिए और विकास की रफ्तार को 4 गुना वृद्धि करने के लिए होगी। देश में परिवारवाद की राजनीति के खात्मे के लिए भी एनडीए की सरकार को मजबूती देना जरूरी है। नीतीश कुमार जी के आ जाने से एनडीए की मजबूती और बढ़ी है। बिहार में इस स्वरूप को पिछली बार 40 में 39 सीटें मिली थी, इस बार 40 में 40 सीटें मिलेंगी। लगातार अन्य दल भी एनडीए के खेमे में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो अब इस खेमे को जनता यदि 400 पार करा दे तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो देखिए, अब 400 पार का जो टारगेट सेट किया गया है पीएम मोदी की तरफ से, उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत बीजेपी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और पीएम मोदी के कई सारे तूफानी दौरे भी अब शुरू हो जाएंगे, जिसके तहत पीएम मोदी कई सारी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो अब की बार पीएम मोदी को क्यों चाहिए 400 के पार, अब आप ये समझिए। पीएम नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यह टारगेट सेट किया गया है। अब की बार 400 पार का नारा भी दिया गया है। तो पीएम मोदी ने 400 से ज्यादा सीट का लक्ष्य रखा है और पीएम मोदी के टारगेट से विपक्ष पहले ही चित हो गया है। विपक्षी खेमे में सियासी खलबली मची हुई है। आपको बता दें, एक तरफ इंडी अलायंस जो चुनाव से पहले बना था, वो अलायंस अब बिखर गया है। वहीं पीएम मोदी अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने काम की गारंटी दे रहे हैं। सभी वादों को पूरा करने की गारंटी वो लोगों को दे रहे हैं। साथ ही साथ मोदी की गारंटी के सामने विपक्ष की बोलती बंद है। दक्षिण से उत्तर तक विजय की खास प्लानिंग की गई है। पीएम मोदी अपने टारगेट को पूरा करते हैं और पिछले चुनाव में भी पीएम मोदी ने अपने टारगेट को पूरा किया। तो इस बार भी पीएम मोदी का टारगेट सेट है। पीएम मोदी एक एक सीट पर खास प्लानिंग कर रहे हैं। दक्षिण का दुर्ग जीतने के लिए खास रणनीति तैयार की जा रही है। खास तौर पर वैसी सीटों पर नजर है जहां पिछली बार मामूली वोट से बीजेपी कैंडिडेट हार गए थे। तो दक्षिण में पीएम मोदी की बड़ी रैली की तैयारी चल रही है। बिहार से लेकर बंगाल तक जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को चित कर दिया है, जिसमें शिवसेना और एनसीपी टूट के बाद पस्त दिख रही है। पीएम मोदी मिशन 400 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बीजेपी की चौखट पर कांग्रेस नेताओं की लाइन भी लगी हुई है। कई सारे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो पूरी प्लानिंग के तहत बीजेपी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ इस बार का जो नारा है 400 पार का, उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है।
तो बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बताने में लगे हैं। तेजस्वी यादव पार्टी को MY समीकरण के दायरे से आगे बढ़ाते हुए माई के साथ बाप की पार्टी बताने में लगे हैं। तो उनकी पार्टी विधान परिषद में अपने MLC की जाति और धर्म बताते हुए अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी बता रहे हैं। दूसरी ओर NDA के नेता तंज कस रहे हैं। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल भले ही न बजा हो, राजनीतिक दल मुद्दे और नारे गढ़ने में लग गए हैं। अब आरजेडी को ही ले लीजिए। तेजस्वी यादव पहले आरजेडी को A to Z की पार्टी बताते थे, अब आरजेडी को माई के साथ बाप की पार्टी बताते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि तेजस्वी जैसा कहते हैं, हमारी पार्टी बिल्कुल वैसी ही है। विश्वास न हो तो हमारी पार्टी के विधान पार्षदों की जातियों से समझ लीजिए, जिसकी संख्या विधान परिषद चुनाव के बाद 15 हो जाएगी। विधान परिषद में आरजेडी के मुस्लिम पक्ष से 4 चेहरों को जगह दी गई है। भूमियार से 3, राजपूत से 2 और यादव से भी 2 ऐसे चेहरे होंगे जो इसमें शामिल होंगे। साथ ही अति पिछड़ा की बात करें तो 1, अनुसूचित जाति की बात करें तो 1, ब्राह्मण भी 1 और वैश्य भी 1। ये ऐसी चेहरे हैं जो जाति के आधार पर बांटे गए हैं और इन्हें विधान परिषद में जगह दी जाएगी। तेजस्वी जी का जो पर्म और वचन है A to Z का, उसमें साफ दिखेगा। अतन पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, औरत भी है और मर्द भी है। यही बात तो तेजस्वी जी लगातार कहते रहे। इसी आंकड़े के बल पर शक्ति यादव अपनी पार्टी आरजेडी को माई की जगह A to Z की पार्टी कह रहे हैं। इधर इनके इस दावे पर बीजेपी और जेडीयू तंज कस रही है। सिर्फ A to Z की पार्टी कहने से कुछ नहीं होता। परिवारवाद से ऊपर राजद कभी नहीं उठ सका। तेजस्वी बताएं कि उनकी मां राबड़ी देवी जी को विधान परिषद का उम्मीदवार क्यों बनाया गया? क्या राजद में उनसे योग्य कोई उम्मीदवार नहीं था? राष्ट्रीय जनता दल का मतलब भ्रष्टाचार, अपराध, लूट और हत्या रहा है। चलिए आप हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके संगत में आपने कुछ काम किया है जिसके कारण आपको सबुद्धि आई है। जबकि कांग्रेस अपने सहयोगी दल आरजेडी के दावे को सही करार दे रही है। अगर राष्ट्रीय जनता दल यह कह रहा है कि वो A से लेके Z तक की पार्टी है तो वो अपने हिसाब से सही कह रही है, क्योंकि उन्होंने जो टिकट दिया है या आगे भी जो काम कर रहा है उसमें कोशिश कर रहा है कि वो करे रहे। एक तरफ आरजेडी के नेता पार्टी को A to Z की पार्टी बताते हैं और विधान पार्षदों की जाति गिनवाते हैं, तो दूसरी ओर विधान परिषद के ही चुनाव में आरजेडी कोटे के 4 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से उतार दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और रुक लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। आज शाम दिल्ली में ये अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर इस बैठक में चर्चा होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज दिल्ली जाने वाले हैं। शाम 4 बजे दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बैठक में कोर कमेटी के सभी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे दिल्ली में होने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय पर बीजेपी सीईसी की दूसरी बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा। इसके साथ ही बिहार की सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है।
बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज 8 प्रत्याशी नामांकन करेंगे। आरजेडी से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लगातार तीसरी बार आज नामांकन करेंगी। वहीं बीजेपी से मंगल पांडे भी तीसरी बार एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी से अनामिका सिंह, लाल मोहन गुप्ता, आरजेडी से उर्मिला ठाकुर और फैजल अली और माले से शशि यादव विधान परिषद में नए चेहरे होंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज 8 प्रत्याशी नामांकन करेंगे, जिसमें आरजेडी के 4, बीजेपी के 3 और माले के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। आरजेडी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और सैयद फैजल अली का नाम शामिल किया गया है। वहीं सीपीआई माले की शशि यादव भी आज नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उपस्थित रहेंगे। राबड़ी देवी लगातार तीसरी बार नामांकन आज करने वाली हैं। वो लगातार 12 साल से एमएलसी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी दूसरी बार एमएलसी बनेंगे, जबकि डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, सैयद फैसल अली और माले के शशि यादव पहली बार एमएलसी बनने के लिए नामांकन करेंगे। वहीं भाजपा की ओर से मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता भी आज नामांकन करेंगे। मंगल पांडे लगातार तीसरी बार नामांकन करेंगे। वे 12 साल से लगातार एमएलसी हैं, जबकि भाजपा प्रवक्ता अनामिका सिंह और मुंगेर की पूर्व जिला अध्यक्ष लाल मोहन गुप्ता पहली बार एमएलसी बनने के लिए आज नामांकन करेंगे। नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत भाजपा और जदयू कोटे के कई बड़े नेता नामांकन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो आज एमएलसी चुनाव में नामांकन होगा और इस दौरान 8 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। आरजेडी के 4, बीजेपी के 3 और माले के 1 उम्मीदवार आज एमएलसी चुनाव के लिए यानी बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन करने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। विदेश यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वापस पटना लौटेंगे। लंदन में साइंस म्यूजियम देखने के बाद आज वो दिल्ली और फिर देर शाम पटना आने वाले हैं। मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पूरी होने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बालू कारोबारी सुभाष यादव के यहां ईडी की छापेमारी मामले में 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई के सबूत मिले हैं। बालू के काले कारोबार में शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। बिना ई चालान के बालू का अवैध खनन और बिक्री के सबूत मिले हैं। सुभाष यादव की कंपनी और उसके सभी निदेशक इस खेल में शामिल थे। आज ईडी पटना एसएच विशेष कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। सुभाष यादव की रिमांड मांगी जा सकती है। जांच एजेंसी कस्टडी में लेकर अब पूछताछ करेगी। खबर गोपालगंज से आपको बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मारकर 1,40,000 रुपए लूट लिए। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाजपुर गांव की है। जख्मी किराना व्यवसायी चंदन जायसवाल हैं, जो सेमरा गांव के निवासी हैं। परिजनों के मुताबिक रविवार की रात महाजन को देने के लिए पैसा लेकर चंदन जायसवाल जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इनका नाम है चंदन जायसवाल। हमारे सेमरा बाजार में हीरा जायसवाल किराना व्यवसायी के लड़के हैं। सेमरा से जा रहे थे सामान लाने लाड़पुर बथुआ। इसी दौरान अपराधियों ने इनके ऊपर हमला किया और इनके पास रखे 1,40,500 कुछ रुपया जो कैश था उसे छीन लिया गया है और इनको गोली मार दिया गया है। डॉक्टर साहब बोले हैं कि खतरे से बाहर है, कोई खतरे की बात नहीं है। गोपालपुर थाना क्षेत्र से ये आए हैं। लोग बता रहे हैं कि इनको गोली लग गया है। बेहतर इलाज के लिए इनको गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। मुंगेर में इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावना भड़काने वाला पोस्ट डालने वाली महिला को पुलिस ने मंसरी तल्ले से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कासिम बाजार में आरोपी महिला ने इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावना को भड़काने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और कुछ लोग उसका विरोध करने लगे थे। साइबर थाने के थानाध्यक्ष और ट्रैफिक डीएसपी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने वाली महिला की पहचान की और इंस्टाग्राम से पोस्ट को डिलीट करवाया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।